पीपल नाम का डॉक्टर नानी पालखीवाला का पुस्तक है, उसमें ये बात कही गई कि इतनी सारी पंचवार्षिक योजनाएं हुई, देश में कहीं परिवर्तन का उदाहरण नहीं दिखता, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि हमने पैसा बहुत खर्च किया, लोग बहुत लगाए, योजनाएं तरह तरह की बनाई, लेकिन राष्ट्रीय इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय उद्यम को जगाने का काम छोड़ दिया। उस एक काम को छोड़कर बाकी सारा कर लेते हैं तो भी कोई उपयोग नहीं होता, और उस एक काम को कर लेते हैं तो बाकी सारा अपने आप होने लगता है। फिर कहीं पर एक किताब पढ़ी थी, इनक्रेडिबल जापानीज, जापान की जो प्रगति हुई थी उस समय, आश्चर्यकारक प्रगति, उसके बारे में और 4 तज्ञ, 2 अर्थतज्ञ और 2 समाजशास्त्र के तज्ञों ने मिलकर अभ्यास किया और पुस्तक लिखी। तो उसमें निष्कर्ष रूप में जो बातें लिखी थी वो किसी नीति के, योजना के, नेता के, तंत्र के, सरकार के, पार्टी के बारे में नहीं थी। वो समाज के बारे में ही थी कि समाज में अनुशासन है, समाज में देशभक्ति है, समाज में निस्वार्थ बुद्धि से सब लोगों के लिए सोचने की क्षमता है, इसलिए जापान का विकास हुआ है। इस प्रकार के 9 निष्कर्ष उन्होंने दिए थे, उसमें से 5 इसी विषय से संबंधित। और फिर याद आया कि संघ के बौद्धिक वर्गों में भी सुना है कि समाज को जगाने से देश का भाग्य बदलता है, बाकी सब बातें साधन रूप होती है। समर्थ व्यक्ति के हाथ में साधन काम करता है। अच्छा शास्त्रज्ञ है, वो प्रयोगशाला खराब है ये सबब कभी नहीं बताता। अच्छा समाज है, वो बाकी बातों की सबब बनाता नहीं, बताता नहीं, साधन को जैसा चाहिए वैसा बनाकर उपयोग कर लेता है। और इसलिए समाज को जगाओ विषय तो रखा, लेकिन मन में एक असमाधान उस समय बना रहा कि ये हमने थियरी तो बताई, थियरी सुनी भी, लेकिन प्रत्यक्ष अपने जीवन में उसका कई उदाहरण देखा है, कई कुछ ऐसा होते हुए देखा है। समाज को इस तरह से उद्यमरत करने का प्रयास कितने महापुरुषों ने किया है, कितने वर्षों से चला है। मैं समझता हूं कि 1857 के बाद अपने देश के प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले जितने सारे महापुरुष हुए, विचारधारा उनकी कोई भी हो, लेकिन इस एक बात को मन में रखकर किसी न किसी निमित्त को पकड़कर उन्होंने प्रयास किया, नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं आ रहा। लेकिन अब ये सारे जो दूसरों के उदाहरण हैं, हमने न देखे हुए जमाने के उदाहरण हैं, बहुत अचूक होगा लेकिन तर्क ही है। अब ऐसा विषय रखते समय एक उदाहरण मिल गया कि हाँ ये हो सकता है, हमने देखा है, ये हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है? कर्णावती के कार्यकारी मंडल की बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन पधारे, बहुत ज्यादा पूर्व सूचना दी नहीं थी। हमारी बैठकों की विषय सूची बहुत व्यस्तता की रहती है, समय पर आने वाले किसी विषय को उसमें लेना बहुत कठिन होता है। फोन आया उनका, ऐसी सी बात है, मैंने कहा आइए मिलिए। मन में तो ऐसा था कि कम से कम समय में कैसे हो सकता है देखें, लेकिन वो आए और जिस प्रकार उन्होंने बात की, वैसे ऐसा कोई सरकार का अभियान, सरकारी मशीनरी के आधार पर चलने वाला, उसमें कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना मत हो सकते हैं, कई बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने इस विषय का वर्णन मेरे सामने रखा, ध्यान में मेरे आया उनके कहने से कि समाज का एक दुख है, समाज की एक वेदना है, और समाज के उद्यम से हट सकती है। समाज का काम करने वाले सब लोगों को लगना चाहिए। मन में एक पीड़ा लेकर ये व्यक्ति आया है, प्रामाणिकता से, पारदर्शिता के साथ, दूरदृष्टि के साथ, निष्ठा के साथ परिश्रम कर रहा है और अपना स्वयंसेवक है।
और इसलिए लगा कि नहीं समय देना चाहिए। और जो चर्चा चली 45 मिनट तक चली, क्योंकि रखने वाले जो व्यक्ति थे उनके मन के भाव के अनुसार सुनने वालों की भी भाव बने। जो विषय किसी स्वास्थ्य मंत्री का था, किसी जागतिक स्वास्थ्य संगठन की कार्यसूची का था, वो विषय सबका बन गया और फिर उसकी सांगोपांग चर्चा हुई और लोग भी लगे। प्रामाणिकता से, पारदर्शिता के साथ निष्ठापूर्वक काम करने वाला दूरदर्शी ध्येयवादी नेतृत्व समाज में ये इच्छा शक्ति जगा सकता है। और समाज में इच्छा शक्ति जागती है तो काम होता है। अन्य भी उदाहरण है। हर जगह एक ही बात देखी है कि जगाने वाला कौन है, कौन है यानी कैसा है, उसके मन का भाव क्या है। मेरा समाज है, मेरा राष्ट्र है, दुनिया में कहीं पीछे नहीं रहेगा। इस भावना को आज भी हमारा समाज प्रतिसाद देता है। कई बार कार्यकर्ता निराश होकर जब कहता है कि कठिन है अपने समाज में करना, तो मैं उसको ऐसे उदाहरण देता हूं जिसमें एक उदाहरण शामिल हो गया कि अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो समाज जागता है और फिर अपने सब संकुचित भेदों स्वार्थों के ऊपर उठकर देश के लिए किसी कलंक को मिटाने के लिए जुट जाता है। और वो जुट जाता है तब वो कलंक नहीं रहता। दो बूंद की कहानी अपने समाज के इस उद्यमशीलता के, उसके सूझबूझ के, उस सूझबूझ उद्यमशीलता को जगाने के प्रयत्नों की कहानी है और इसलिए हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। 2020 की बात चलती है, भारत को दुनिया का सिरमौर देश बनाना है। सपना बहुत सारे लोग देख रहे हैं, प्रयास भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे होगा? ये दो बूंद की कहानी इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। मुझे पता नहीं था, आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया तब पता चला कि सोहन सिंह जी ने और कहा कि ये ग्रथित होना चाहिए। स्वाभाविक एक स्वयंसेवक के मन में जैसा विचार आना चाहिए वैसा ही विचार उनके मन में आया, उन्होंने बताया। क्यों आया होगा? इसलिए नहीं कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन का किया हुआ काम है, इसलिए आया कि ये कहानी प्रेरणा है। ये कहानी आने वाले दिनों में हमारा मार्गदर्शक प्रकाश बनने वाली कहानी है। और इसलिए मुझे अत्यंत हर्ष होता है कि इस सारे पोलियो अभियान का आज तक का अनुभव एक पुस्तक रूप में ग्रथित हो गया। लोग उसको पढ़ सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं, समझकर कुछ बोध ले सकते हैं। इस एक बोध की आज अपने समाज में सर्वत्र आवश्यकता है कि हम सब लोग अपने भेदों और स्वार्थों को भूलकर देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम नहीं कर सकते ऐसा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। फिर कभी हम प्रशासन के बारे में कहते हैं कि जंग खा गया है, कभी हम कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षा है, कभी हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सारी कठिनाइयां हमारे सामने कठिनाइयां नहीं रहती, उनको पाट कर हमारी जो इच्छा शक्ति है वो अपना काम कर लेती है। और इसलिए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। डॉक्टर हर्षवर्धन का भी करता हूं और जिन स्वयंसेवकों ने काम किया उसके कारण मुझे बुलाने की बुद्धि उनको ही, उन स्वयंसेवकों का भी करता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत धन्यवाद है, इसलिए करने में कोई हर्जा नहीं, क्योंकि एक ऐसा क्षण मुझे मिला है जिसके कारण मन का एक विश्वास अनुभव से पक्का हुआ है। ये दो बूंद की कहानी आने वाले दिनों में उद्यमशीलता के तटों के बीच में बनने वाली, बहने वाली, अपने समाज के इच्छा शक्ति की गंगा का स्रोत बने, ये एक शुभकामना व्यक्त करके मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। जैसा आपने अभी पोलियो पर बनी फिल्म में देखा, समाज के हर वर्ग ने और देश की जानी मानी हस्तियों ने इसमें अपना सहयोग दिया।
और जोर शोर से इसमें सम्मिलित हुई। माननीय आडवाणी जी समय समय पर इसके सफल कार्यान्वयन हेतु डॉक्टर हर्षवर्धन को सुझाव देते रहे। उन्होंने इस पुस्तक के प्राकथन में लिखा है कि यह पुस्तक सभी के लिए स्वास्थ्य के मूल मंत्र का मार्ग प्रशस्त करती है। उनसे आग्रह है कि अपने अध्यक्ष और बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय आडवाणी। आदरणीय अटल जी, आदरणीय भागवत जी, बहन सुषमा जी, डॉक्टर सामली जी, और जिनके कारण हम आज सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आज के इस पुस्तक के लेखक और पार्टी में मेरे एक सहयोगी डॉक्टर हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी से परिचय काफी समय का रहा है, स्वयंसेवक के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, लेकिन निकट संपर्क लगभग 10 साल पहले आया जब वे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने। संयोग ऐसा था कि जिस समय स्वास्थ्य मंत्री बने, लगभग उसी समय वे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने 1994 में। और तब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के नाते एक बार मुझसे इसके बारे में चर्चा की और कहा कि WHO का पूरा साहित्य पोलियो के संबंध में उन्होंने देखा है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, और उनको ये विश्वास है कि, और बाकी का पता नहीं, लेकिन कम से कम दिल्ली से पोलियो को पूर्णतः मिटाया जा सकता है। मैंने कहा कि ये अगर कर पाए तो हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम जो पहला आयोजित किया जिसमें कई सारे NGOs को बुलाया था ये सारी योजना बताने के लिए, उसमें भी मैं गया था। और तब मुझे लगा कि वास्तव में हमको अगर जनता अवसर देती है शासन करने का, तो शासन के समय में हम कोई ऐसी उपलब्धि करके दिखाएं तो ही वास्तव में हमारा शासन में जाना वह लाभकारक होगा। मैं ये भी मानता हूं कि 20वीं शताब्दी के आखिरी 2 दशक और भारत में आखिरी दशक, उसमें सारी की सारी बहस जो इस बात पर होती रही कि देश की प्रगति करने के लिए, देश का आर्थिक विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए कौन सी रणनीति अच्छी है। ये जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है जो हमने एक प्रकार से अपना रखी है पिछले 50 सालों में, या लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, इस पर बड़ी बहस चली। रूस में चली, कम्युनिस्ट कंट्रीज में चली, और कुल मिलाकर के एक एक देश जो है वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी को छोड़ करके और जिसको लिबरलाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं उसकी ओर जाता रहा। और तब बीच में एक समय ऐसा आया जब हमारे यहाँ के एक अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला, अमर्त्य सेन को। और अमर्त्य सेन के विचार जानने के लिए मैंने उनकी एक आध पुस्तक पढ़ी जिसमें उन्होंने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति, भारत का आर्थिक विकास पिछले 40-45 सालों में उसकी क्षमता, योग्यता के अनुसार नहीं हो सका है, तो उसका कारण ये कोई आर्थिक रणनीति गलत रही, इसके कारण इतना नहीं हुआ है। कुछ मात्रा में उसका असर हुआ,
लेकिन ज्यादा कारण यह है कि दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर जिनको हमको ध्यान देना चाहिए था, शिक्षा की ओर और स्वास्थ्य की ओर, उनकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए जब हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री बने थे और हमारे यहाँ पर शासन में हमेशा स्वास्थ्य मंत्री कोई जूनियर ही माना जाता था, केंद्र में भी स्वास्थ्य की ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो कोशिश की हमने कि कम से कम हमारे यहाँ पर हमारी पार्टी में हमारे साथ साथ काम करने वालों में इसके बारे में विचार बदले, शिक्षा को महत्व मिले, स्वास्थ्य को महत्व मिले, और उसका परिणाम भी है कि जो कुछ हम उपलब्धि कर सके। पुस्तक विमोचन के तो बहुत सारे कार्यक्रम देखे, बहुत उत्कृष्ट पुस्तकें भी विमोचित करने के समारोह में गया हूं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो केवल पुस्तक विमोचन का नहीं है, एक बहुत बड़े कार्य की संपन्नता का द्योतक है। बहुत इट्स अचीवमेंट ऑफ एन एक्सेलेंट टास्क कैंपेन, बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए संभव है, जैसे उन्होंने अपनी पुस्तक में भी, मैं स्वयंसेवक रहा हूं, सोहन सिंह जी की प्रेरणा से किया है, इसका जो बल है मैं मानता हूं कि अनायास नहीं है। मैं बहुत बार कहा करता हूं कि आप कोई भी काम करते हैं तो तीन प्रकार से वो कार्य हो सकता है। आप उस कार्य को केवल मात्र आजीविका मान सकते हैं, व्यवसाय मान सकते हैं, आप उस कार्य को और एक मिशन मान सकते हैं, एक सत्संकल्प मान सकते हैं। राजनीति में हम लोग जो काम करते हैं, हमको पता है कि 1947 से पहले जो भी राजनीति में जाते थे वो उसको आजीविका कभी नहीं मानते थे। उनके लिए आजीविका क्या थी? वो तो अगर आजीविका करते तो गांधी जी और सरदार पटेल और नेहरू जी, ये तो राजेंद्र बाबू, ये बड़े बड़े बैरिस्टर थे, लोकमान्य तिलक जैसे, अरविंद घोष जैसे, ऐसे लोग थे। अपने जीवन में आजीविका ही कोई अपनाते तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके मिशन के नाते वे सार्वजनिक जीवन में गए, मिशन के नाते। दुर्भाग्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे करके यह मिशन नहीं रहा, प्रोफेशन भी नहीं रहा, क्योंकि प्रोफेशन में भी एक प्रोफेशनल इंटेग्रिटी चाहिए होती है। धीरे धीरे करके ये शुद्ध कॉमर्स हो गया, शुद्ध विशुद्ध, और वो भी कभी कभी घटिया कॉमर्स। और लेकिन डॉक्टर होते हुए भी इन्होंने डॉक्टरी को व्यवसाय भी नहीं माना, एक मिशन माना। राजनीति में आए तो भी मिशन माना, और उस ढंग से काम करने की प्रेरणा जो है, उसी के कारण यह सारी सफलता मिली है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक काम ले लिया पोलियो का तो इस ढंग से लोग भले, जैसे सुषमा जी ने कहा कि कहेंगे तो आपका मंत्री कैसा है, पागल है। तो सचमुच जुनून होता है तो ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और उस जुनून को लेकर के जिस प्रकार से डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कार्य किया है, उसको उनको बहुत बहुत बधाई है। और उन्होंने इस सारे अपने अनुभव को और लिपिबद्ध करके एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया है। ये बहुत उत्तम काम है, बहुत बहुत उन्हें बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय बहुत उपलब्धियों का जिक्र होता था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जिक्र होता था, कारगिल का जिक्र होता था, हाईवेज की स्कीम का जिक्र होता था, और लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कितनी चिंता की। यहाँ तक के यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, आज कोई पूछे कि हिंदुस्तान में बीमारियों में सबसे बड़ा किलर कौन सा है, तो सबसे बड़ा किलर है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा प्रति मिनट भारत में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, प्रति मिनट। और उस ट्यूबरकुलोसिस की इस रोग को, उसके खिलाफ जो कैंपेन चला पिछले 6 सालों में, हम उसको 5 गुना कम कर सके। मैं आंकड़े देख रहा था कि ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ एक स्कीम चला, एक अभियान चला है,
जैसे पोलियो के खिलाफ अभियान चलाया, वैसे ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ भी अभियान चलाया और उसमें अच्छी खासी सफलता मिली। ट्यूबरकुलोसिस अभी भी खतरनाक है और इसीलिए आज के इस पुस्तक के प्रकाशन से जो भी कहीं शासन में होंगे, प्रदेशों में और केंद्र में, उनको प्रेरणा मिलेगी कि धीरे धीरे करके हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को पूर्णतः रोग मुक्त कर सकें, भारत को हेल्थ फॉर ऑल का एक लक्ष्य अपने सामने रख करके, सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य रख करके उन तक पहुंचा सके। ये प्रेरणा हमको यह डॉक्टर हर्षवर्धन की पुस्तक देगी। ये सर्वथा संभव है, कर सकते हैं। एक बार निश्चय कर लें, संकल्प कर लें तो वो संकल्प के साथ निष्ठा जोड़ करके, परिश्रम करके हम उसको प्राप्त करें, यह जरूर होगा। और इस नाते भी यह पुस्तक बहुत बड़ा योगदान है देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए। बहुत बहुत समस्याएं जिन्हें हमेशा उद्वेलित करती रही और जो इसके निराकरण और समाधान के लिए कृत संकल्प हैं, ऐसे माननीय अटल जी के कदमों से आज इन जनोपयोगी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने तो डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य वर्धन की उपाधि दी थी। उनसे आग्रह है कि अपने ओझ विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय अटल जी। श्री लाल कृष्ण जी अडवाणी, श्री मोहन राव जी भागवत, श्रीमती सुषमा स्वराज, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर शामली चांग, डॉक्टर हर्षवर्धन, देवी और सज्जनों, मुझे अनेक पुस्तकों के क्या कहूँ, लोकार्पण कहूँ या लोकार्पण और विमोचन में क्या अंतर है, ये मैं बाद में समझूंगा। पुस्तकों का लोकार्पण मैं करता रहा हूँ, विमोचन भी करता रहा हूँ, मगर आज का कार्यक्रम अनोखा है। और उसके कई कारण हैं। सृष्टि में एक संघर्ष चल रहा है। मनुष्य रोगों से लड़ रहा है, रोगों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। कुछ मात्रा में उसे सफलता भी मिली है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें सफलता नहीं मिली। जब मैंने पहली बार पल्स पोलियो का नाम सुना, और आप मेरे अज्ञान के लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हैं, पल्स सुनने के बाद मैं समझा कि इसका नाड़ी से कोई संबंध है। तो साधारणतया आप डॉक्टर के पास जाएं तो नाड़ी देखते हैं। नाड़ी में क्या देखते हैं नहीं जानता, लेकिन बाद में मुझे डॉक्टर ने बताया कि खाली हम इसको हृदय की गति से नापने के लिए इसको देखते हैं और कोई खास बात नहीं है। लेकिन आयुर्वेद वाले ये बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि हम नाड़ी से रोग का पता लगा सकते हैं। मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। पल्स पोलियो क्या है?
मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये क्या कड़वा है, बच्चे मुंह क्यों बिगाड़ते हैं इसको। मैं देखता हूँ बच्चों का दोनों गाल पकड़कर खोल के और कोई बच्चा ऐसा मैंने नहीं देखा कि जो पंच डालने वाले को बुला के कह के आइए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक चमत्कार है, पोलियो पर विजय पाना, जो अनेक चमत्कार हो रहे हैं उनमें एक ये भी चमत्कार है और डॉक्टर हर्षवर्धन इसमें भागीदार हैं, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। विश्व में पोलियो के खिलाफ लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। अनेक देशों में इस पर विजय भी प्राप्त की जा चुकी है। हमारे यहाँ थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन अब हमने इस रोग पर विजय प्राप्त की। रोग तो नहीं कहना चाहिए, एक विकृति है शरीर में जो सारे शरीर को प्रभावित करती है। मैं कभी देखता हूं बच्चों को सड़क पर चलते हुए पिता या माता की उंगली पकड़े हुए, मगर जब मैं उसके पैरों की तरफ देखता हूं तो मेरा हृदय पीड़ा से भर जाता है। सामान्य जीवन, स्वस्थ जीवन एक अपने में वरदान है, लेकिन जो जीवन को विकृत बनने से रोकते हैं, शरीर को विकृत बनने से रोकते हैं, वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर साबिन, डॉक्टर एल्बर्ट साबिन और डॉक्टर जोनास साल, डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम तो लिया ही जाएगा, मगर जिन्होंने ये वैक्सीन निकाला उनका नामोल्लेख करना भी आज जरूरी है। पोलियो पर विजय पाई गई है। कई देशों में अभी भी, मैंने उस दिन डॉक्टर साहब से बातचीत की, कई देशों में अभी भी पोलियो की बीमारी बरकरार है, उसको जीतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से उसको मिटाया नहीं गया है। जहाँ तक भारत का संबंध है, हम उस पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए हैं। कहीं कहीं से खबरें आ जाती हैं, जहाँ गरीबी ज़्यादा है, ये मैंने देखा, पता लगाया, डॉक्टरों से चर्चा की, जहाँ गरीबी ज़्यादा है और जहाँ गंदगी ज़्यादा है, वहाँ ये बीमारी हो सकती है। पोलियो से पीड़ित बच्चे को आप सड़क पर चलते हुए देखिए, मन में क्या भाव उठते हैं, और उस बच्चे के अपने मन में क्या भाव उठते होंगे कि मैंने कौन सा अपराध किया, ये किस कर्म का फल है कि मैं औरों की तरह से नहीं हूं, कुछ अलग हूं, टेढ़ा मेढ़ा हूं। उस बच्चे के मन में भी पीड़ा का भाव होना स्वाभाविक है। अब ऐसा बच्चा नहीं होगा हिंदुस्तान में, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़े आनंद की बात है। पोलियो पर हमने विजय प्राप्त की है, मगर भारत में पोलियो को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर हर्षवर्धन को जाता है।
और इसीलिए मैंने आज डॉक्टर साहब से पूछा था कि आप एक कार्यक्रम तो कर रहे हैं, मैं बहुत सी पुस्तकों को अनावरण करता हूँ, विमोचन करता हूँ, ये 2 बूंद ड्रॉप्स क्या है, कहानी 2 बूंदों की। मैंने कहा ये कौन कहानी समझेगा। मुझे शक था कि लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आएंगे भी या नहीं आएंगे। आप मेरे बारे में कहते होंगे कि ये अच्छे रहे हमारे नेता, इन्हें पल्स पोलियो का ही पता नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं था, ये बात सच है। बच्चों को मैं देखता था और अभियान, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने अभियान शुरू किया और उस अभियान में जब लोगों को जोड़ा गया, बिना बच्चों के सहयोग के तो ये हो ही नहीं सकता। अगर बच्चा सहयोग कर ले, मुंह नहीं खोलूंगा, डॉक्टर क्या करेगा? इतना भी बड़ा डॉक्टर हो, उसकी कुछ नहीं चलेगी बच्चे के सामने। अगर वो तय कर ले मुझे मुंह नहीं खोलना। लेकिन बच्चों के जब गाल दबाए जाते हैं तो मुंह खुल जाता है। आंदोलन में बच्चे भी लगे हैं, मैंने देखा स्कूलों के बच्चे, कॉलेज, दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी। इस आंदोलन के लिए देश में जितनी जनशक्ति को संगठित किया गया, वो सचमुच में एक आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर सारा समाज जुट जाए, सारे समाज का अर्थ में 99% नहीं लेता हूँ, मगर बहुत समाज का बहुत बड़ा भाग अगर जुट जाए, तय कर ले, तो कई काम ऐसे हो सकते हैं कि जो आज असंभव दिखाई देते हैं, लेकिन जो जुटने के बाद और सबके सामूहिक प्रयत्न से सफल हो सकते हैं। और ये पल्स पोलियो का इसका उदाहरण है। छोटे छोटे बच्चे और उससे लेकर बड़े तक इस तरह से इस मामले में लोग संगठित किए गए। इसलिए हम लोग डॉक्टर हर्षवर्धन को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये काम करके दिखाया। मुझे एक लिखा हुआ भाषण दिया गया है, लेकिन आज मैं लिखा हुआ भाषण नहीं करूंगा। मैं भाषण करूंगा ही नहीं। आप लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, आप जो कुछ काम हुआ है उसके महत्व को समझते हैं। सब तो समझते भी नहीं। पल्स पोलियो क्या है, पोलियो ही क्या है, समझ में नहीं आता। और उसमें फिर पल्स पोलियो ये समझ में कहा कि पल्स से क्या मतलब है। लेकिन अब गांव तक भी ये बात पहुंच गई है। और लाइन में खड़े हुए लोगों को, औरतों को देखते हुए, माताओं को, बच्चे गोद में बच्चे, माताएं खड़ी हुई है लाइन में। ये दृश्य बड़ा, जहां एक कठिनाई को दिखाने वाला दृश्य है, वहां मनुष्य किस तरह से विजय प्राप्त कर सकता है अगर मिलकर काम करे, संगठित होकर काम करे, विज्ञान की सहायता ले। इसमें चिकित्सा विज्ञान भी शामिल है, तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। और पोलियो इसका उदाहरण है। और मैं डॉक्टर हर्षवर्धन का बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सब लोग उनको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय अटल जी। अब हम इस गरिमामय समारोह के समापन के निकट हैं। आप सब महानुभावों ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए आपका आभार। समाज में व्याप्त अशिक्षा और रोगों को दूर करने के लिए हम सब मिलजुल कर काम करने का संकल्प लें। आज का आयोजन
उसी दिशा में एक प्रयास है। प्रभात प्रकाशन का सदैव प्रयास रहा है कि राष्ट्र के सामने मुंह बाए खड़ी प्रश्नों और समस्याओं पर चर्चा हो और उनका समाधान करने का प्रयास भी। पुस्तकों के प्रकाशन में यही हमारा मुख्य बिंदु रहता है और आप सबके आशीर्वादों से हमें इसमें निरंतर सफलता मिल रही है। हम राष्ट्र समृद्धि और राष्ट्र विकास के लिए ऐसी लोकोपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन करते रहें, इसके लिए आप सबका स्नेह अपेक्षित है। माननीय अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा जी संसद सत्र में व्यस्त होते हुए भी यहाँ पधारे, यह हमारे प्रति उनके स्नेह का परिचायक है। उनका आभार प्रकट करना हमारी लघुता होगी। माननीय मोहन राव जी भागवत निरंतर प्रवास में रहते हैं, फिर भी इस समारोह के लिए वे यहाँ पधारे, उनका हार्दिक आभार। We extend our sincere thanks to Dr. Samli for generously accepting our request to grace this occasion with his gracious presence. आप सबने इस सामाजिक विषय को अपना संबल प्रदान किया, आप सबका हृदय से हार्दिक आभार और कृतज्ञता। अब यह कार्यक्रम समाप्त होगा। आपसे अनुरोध है, कृपया वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं। वंदे मातरम प्रस्तुत कर रहे हैं राजेंद्र जी। मलयज शीतलां शस्य श्यामलां फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। ओरिजिनल कौन सी है? दोनों ही इसमें लिखी है हिंदी का। देना ही महेंद्र नाग पर मांग रहा है, कोई तो देता है पार्टी को। पहले मेरे को नाम, पहले मेरा नाम शुगर है सामने, विदाउट शुगर है।